दोस्तों आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे उन स्थलों के बारे में कि उनकी स्थिति कहाँ है, उनकी खोज और उत्खनन किसने किया है, या कौन से स्थल किस नदी के किनारे स्थित हैं और वहां से किन किन साक्ष्यों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो पहला स्थल है हड़प्पा। पहला स्थल कौन सा है? हड़प्पा। तो जो हड़प्पा है, हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला है। कौन सा जिला? साहिवाल या मोंटगोमरी जिला। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पहला स्थल हड़प्पा है। और हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल या मोंटगोमरी जिला में स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर। और रावी नदी के तट पर स्थित है और यह बाएं किनारे स्थित है। किस किनारे स्थित है? बाएं किनारे। और हड़प्पा की खोज और उत्खनन के बारे में देखें तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। इसका उत्खनन करवाया 1921 में। बाद में इस स्थल से माधो स्वरूप वत्स जुड़ गए। बाद में कौन जुड़े हैं? माधो स्वरूप वत्स। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज एवं उत्खनन से संबंधित दो व्यक्ति हैं। प्रारंभ में दयाराम साहनी 1921, बाद में माधव स्वरूप वत्स इससे जुड़ जाते हैं। इसके अन्य नाम देखें तो हड़प्पा के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो अर्ध औद्योगिक नगर। अर्ध औद्योगिक नगर। अर्ध औद्योगिक नगर कहने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि यहाँ से औद्योगिक केंद्र प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए इसे अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा इसे तोरण द्वारका नगर भी कहा जाता है। तोरण द्वारका नगर। तोरण द्वारका नगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले जो प्रकाश में आने वाला स्थल है वो हड़प्पा है। और हड़प्पा के बाद में ही अन्य स्थलों की खोज और उत्खनन प्रारंभ हुआ। इसलिए हड़प्पा को तोरण द्वारका नगर भी कहा जाता है। तो इसके अन्य नाम कौन कौन से हो गए? अर्ध औद्योगिक नगर, अर्ध औद्योगिक नगर और तोरण द्वारका नगर। ठीक। इसके बाद में देखें तो हड़प्पा सभ्यता का प्रथम उत्खनित स्थल है। ये प्रथम उत्खनित स्थल या प्रकाश में आने वाला पहला स्थल है ये हड़प्पा। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दूसरा सबसे बड़ा नगर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा दूसरा सबसे बड़ा नगर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर हड़प्पा है। ठीक है। तो हड़प्पा की स्थिति देखें तो हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल या मोंटगोमरी जिले में है और रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है ये। हड़प्पा की खोज एवं उत्खनन दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। बाद में इसमें माधव स्वरूप बस से जुड़ गए। इसके अन्य नामों को देखें तो इसका एक नाम है अर्ध औद्योगिक नगर और दूसरा है तोरण द्वारका नगर। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम उत्खनित स्थल है या प्रकाश में आने वाला प्रथम स्थल है ये। और हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से इस सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। अब हड़प्पा में जो पाए जाने वाले प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हड़प्पा सभ्यता तो पढ़ी रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा स्थल है प्रथम उत्खनित स्थल। और हड़प्पा जो स्थल है वहां से किन किन चीजों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक। तो हड़प्पा से 18 वृत्ताकार चबूतरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 18 वृत्ताकार चबूतरे। तो वृत्ताकार चबूतरों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से।
जो माउंट एफ टीले से मिली है। जो हड़प्पा है ना, हड़प्पा स्थल में माउंट एफ टीला है, और माउंट एफ टीले से हमें 18 वृत्ताकार चबूतरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और तो हड़प्पा में ये 18 चबूतरे कर क्या रहे हैं, क्वेश्चन ये है। तो 18 चबूतरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि यहाँ जो है अन्न को लेकर पीटा जाता होगा, या अन्न निकाला जाता होगा फसल से, या फिर हम कहें एक अनुमान ये भी लगाया जाता है कि जो अनाज था वो इन चबूतरों पर रखा जाता था। ठीक, तो हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा स्थल से 18 वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा छह छह की दो पंक्तियों में अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। छह छह की दो पंक्तियों में, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे छह ये और छह ये टोटल कितनी है, 12। तो छह छह की पंक्तियों में छह छह की दो पंक्तियों में अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, हड़प्पा से। तो 18 वृत्ताकार चबूतरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन चबूतरों पर अनाज को रखा जाता होगा। इसके बाद में इन अनाजों को अन्नागार में सुरक्षित रखा जाता होगा। तो छह छह की दो पंक्तियों में अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब बात ये आती है कि इन चबूतरों से अन्नागार तक कौन ले जाता था इन अनाज को, तो श्रमिक ले जाते होंगे, तो इसलिए यहाँ श्रमिकों के आवास भी प्राप्त हुए। तो 15 इकाइयों में श्रमिक आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से। तो हड़प्पा से 18 वृत्ताकार चबूतरों के साक्ष्य प्राप्त हुए, छह छह की दो पंक्तियों में अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए, और 15 इकाइयों में श्रमिक आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक, इसके अलावा देखें तो 16 ताम्र भट्टियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हड़प्पा से। 16 ताम्र भट्टियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, हड़प्पा से। अब ताम्र भट्टियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ताम्र भट्टियां कर क्या रही हैं, तो तांबे का प्रयोग होता है यहाँ पे, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, और कांसे का निर्माण तांबा प्लस टिन से किया जाता है। ठीक है कि नहीं, तो तांबा प्लस टिन से मिलकर क्या बनता है, कांसा, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो यहाँ 16 ताम्र भट्टियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो 16 ताम्र भट्टियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि ताम्रकार रहे होंगे यहाँ पे, तो ताम्रकार के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा तांबे का पैमाना भी मिला है हमें, तांबे का पैमाना भी मिला है। तो इससे पता चलता है कि तांबे का एक पैमाना मिला है, तो इससे पता चलता है कि इन लोगों को अंक गणित का ज्ञान रहा होगा। किसका ज्ञान, अंक गणित का, अंक गणित। पैमाने में इसी तरीके से तो होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो यहाँ से तांबे का पैमाना प्राप्त हुआ है, तो इससे प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को अंक गणित का ज्ञान रहा होगा। ठीक, इसके अलावा यहाँ तांबे की मानव आकृति के साक्ष्य मिले हैं। तो तांबे की जो मानव आकृति है उसके साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से, हड़प्पा से। तांबे की मानव आकृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा से। तो हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हो गया अब तक, तो 18 वृत्ताकार चबूतरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, छह छह की दो पंक्तियों में अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, 15 इकाइयों में श्रमिकों के आवास प्राप्त हुए हैं, और 16 ताम्र भट्टियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ताम्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तांबे का पैमाना मिला है, और तांबे की मानव आकृति प्राप्त होती है कहाँ से, हड़प्पा से। इसके अलावा यहाँ से तांबा तो मिल ही गया, तांबे के बाद कांसे की बात करें तो कांसे की इक्का गाड़ी प्राप्त होती है हड़प्पा से। कांसे की इक्का गाड़ी, कांसे की क्या प्राप्त हो रही है, इक्का गाड़ी। तो कांसे की इक्का गाड़ी हड़प्पा से भी प्राप्त होती है, और चनूदड़ों से भी प्राप्त होती है। तो कांसे की इक्का गाड़ी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, हड़प्पा से और चनूदड़ों से। इसके बाद कांसे का दर्पण प्राप्त होता है, कांसे का दर्पण प्राप्त होता है हड़प्पा सभ्यता से। इसके अलावा सोने का कंगन प्राप्त होता है, और सोने के मनके वाला गले का हार प्राप्त होता है। सोने के मनके वाला गले का हार कहाँ से प्राप्त होता है, हड़प्पा से प्राप्त होता है।
तो कांसे की इक्का गाड़ी हड़प्पा से, और चनूदड़ों से। कांसे की इक्का गाड़ी। कांसे का दर्पण हड़प्पा से प्राप्त होता है। और सोने का कंगन और सोने के मनके वाला हार, सोने के मनके वाला हार कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा से। इसके अलावा सिलेटी चूने पत्थर की नटराज की मूर्ति प्राप्त होती है। नटराज की मूर्ति। और ये नटराज की मूर्ति किससे निर्मित थी? तो सिलेटी चूने पत्थर से निर्मित थी। तो सिलेटी चूने पत्थर से निर्मित नटराज की मूर्ति प्राप्त होती है हमें हड़प्पा से। इसके अलावा पृथ्वी देवी का साक्ष्य प्राप्त होता है। पृथ्वी देवी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो हड़प्पा से हमें पृथ्वी देवी का साक्ष्य प्राप्त होता है। और इसे उर्वरता की देवी भी माना गया है, क्योंकि हड़प्पा से हमें एक ऐसी मोहर प्राप्त होती है जिसमें एक स्त्री के गर्भ से पौधा प्रस्फुटित होते हुए दिखाया गया है। मतलब स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग पृथ्वी की पूजा करते थे या उर्वरता की देवी की पूजा करते थे। आज भी हम अपने गांव में या अपने घर के बड़े सदस्यों, बड़े बुजुर्गों को देखते हैं जब सुबह, तो वह जागने से पहले और जो है धरती पर कदम रखने से पहले धरती को प्रणाम करते हैं, धरती के पैर छूते हैं, उसके बाद अपना कदम रखते हैं। तो ये पृथ्वी को देवी के रूप में पूजते थे। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पृथ्वी पूजा अर्थात उर्वरता की देवी की पूजा करते थे। ठीक। इसके अलावा हम हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक और चक्र का प्रतीक प्राप्त होता है। तो प्रतीक के रूप में पूजा होती थी हड़प्पा सभ्यता में किन किन चीजों की? स्वास्तिक और चक्र की। स्वास्तिक का चिन्ह किस प्रकार का बनता है? तो स्वास्तिक का चिन्ह बनता है इस प्रकार से। तो स्वास्तिक और चक्र का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। और जो स्वास्तिक और चक्र है वो सूर्य का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक और चक्र किसका प्रतीक माना जाता है? सूर्य का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा हमें शंख का बना बैल प्राप्त होता है। शंख का बना बैल कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा से। तो शंख का बना बैल प्राप्त होता है हड़प्पा सभ्यता से। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूज्य पशु भी बैल या कुवड़ वाला सांड है। ठीक है। तो कुवड़ वाला जो बैल है या कुवड़ वाला सांड है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूज्य पशु है। ठीक। इसके अलावा हमें माउंट एबी टीला प्राप्त होता है। माउंट एबी टीला प्राप्त कहाँ से होता है? हड़प्पा से प्राप्त होता है। तो एक तो हड़प्पा से माउंट एफ टीला प्राप्त होता है, एक हड़प्पा से हमें क्या प्राप्त होता है? माउंट एफ टीला। और एक हमें माउंट एबी टीला कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा से। इसके अलावा हड़प्पा से कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और यहाँ दो कब्रिस्तान मिले हैं, एक कब्रिस्तान R37 है और एक कब्रिस्तान एच है। तो जो कब्रिस्तान R37 है, R37 कब्रिस्तान R37 का जब निरीक्षण किया गया या जांच परख की गई तो पता चला कि ये सभी जो लोग हैं वो गठिया रोग से मरे हैं या गठिया रोग से पीड़ित थे ये लोग। तो गठिया रोग से पीड़ित थे कहाँ के जो लोग? कब्रिस्तान R37 के लोग गठिया रोग से मरे थे। ठीक। इसके अलावा देखें तो कब्रिस्तान R37 में ही हमें एक देवदार लकड़ी से निर्मित ताबूत या काष्ठ सब पेटिका के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और क्या प्राप्त होता है हमें? देवदार लकड़ी से निर्मित ताबूत या काष्ठ सब पेटिका। क्या प्राप्त होता है? ताबूत। तो जो ताबूत का प्रचलन है वो इराक में है। कहाँ पे? इराक। यहाँ की परंपरा है ही नहीं ताबूत में दफनाने की परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो पाश्चात्य क्षेत्र से कोई व्यक्ति सिंधु सभ्यता में यहाँ आया होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में आया होगा, और यहीं पर जब उसकी डेथ हो गई होगी तो इसमें देवदार लकड़ी में निर्मित ताबूत में उसको दफना दिया गया होगा। ठीक।
तो हमें हड़प्पा से 2 कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। R37, जिसके जो लोग हैं वो गठिया रोग से पीड़ित हैं या गठिया रोग से मरे थे। इसके अलावा इसमें देवदार लकड़ी से निर्मित ताबूत या काष्ठ सब पेटिका के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक, जो दूसरा कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान एच, वो 3 कक्षों वाला है। तो कब्रिस्तान 3 कक्षों वाला कब्रिस्तान एच कहाँ से प्राप्त होता है? हमें हड़प्पा से, जो परवर्ती हड़प्पा से संबंधित था, जो परवर्ती हड़प्पा से संबंधित है। ठीक, इसके बाद बात करें हमें, तो सूती कपड़े का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता था। ठीक है, अब नई खोज हुई है, नई खोज के अंतर्गत हमें सूती कपड़े का जो साक्ष्य है वो हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ है। तो सूती नई खोज है, यहाँ याद रखना है, नई खोज, सूती कपड़े का साक्ष्य। तो पहले हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता था, नई खोज के अनुसार जो है सूती कपड़े का साक्ष्य हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से हमें सूती कपड़े का साक्ष्य प्राप्त होता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमें सूती कपड़े का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो क्या क्या प्राप्त होता है? स्वास्थ्य के एवं चक्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा से। इसके अलावा शंख का बेल, माउंट एबी टीला, कब्रिस्तान R37, कब्रिस्तान एच और सूती कपड़े का साक्ष्य हमें हड़प्पा से प्राप्त होता है। तो अगला जो स्थल है वो मोहनजोदड़ो। अगला स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। तो अब मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे कि मोहनजोदड़ो की स्थिति कहाँ है और किस नदी के किनारे है, खोज और उत्खनन किसने किया था और यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमें। तो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। और जो मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ठीक, अब जो सिंधु नदी है वो मोहनजोदड़ो को, या कहें हम सिंधु नदी है, वो मोहनजोदड़ो नगर से बीचों बीच से होकर गुजरती है। सिंधु नदी नगर के बीच से होकर गुजरती थी। ठीक है, अब इसके खोज और उत्खनन के बारे में जाने, तो जो मोहनजोदड़ो की खोज है वो राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने, और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने। ठीक, अब इसके अन्य नामों के बारे में देखें तो एक नाम है इसका आध्यात्मिक नगर। आध्यात्मिक नगर, तो आध्यात्मिक नगर सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। इसके अलावा इसे स्तूप टीला कहा जाता है, क्योंकि स्तूप टीला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमें। इसके बाद स्तूपों का शहर भी कहा जाता है इसे। रेगिस्तान का बगीचा कहा जाता है, रेगिस्तान का बगीचा कहा जाता है इसे। नखलिस्तान कहा जाता है, सिंध का बाग कहा जाता है और आनुष्ठानिक केंद्र कहा जाता है। तो इसके अन्य नाम बहुत हैं और जिसके जितने नाम वो उतना उतना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के हम अन्य नाम देखें तो इसे किन किन नामों से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को? तो आध्यात्मिक नगर कहा जाता है इसे, स्तूप टीला कहा जाता है, स्तूपों का शहर कहा जाता है, रेगिस्तान का बगीचा कहा जाता है, नखलिस्तान कहा जाता है, सिंध का बाग कहा जाता है और आनुष्ठानिक केंद्र कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक, अब यहाँ से प्राप्त होने वाले साक्ष्यों के बारे में जानेंगे हम कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें किन किन चीजों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से हमें किन किन चीजों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले देखें हम बात करें कि जो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। मैंने अभी बताया था कि सिंधु सभ्यता का
सबसे बड़ा नगर, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन बताया था? हड़प्पा। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। अब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित बौद्ध स्तूप एवं कनिष्क निर्मित चैत्य के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से बौद्ध स्तूप और कनिष्क निर्मित चैत्य, कनिष्क निर्मित चैत्य के अवशेष मिले हैं। इसलिए तो इसे क्या कहा जाता है? स्तूपों का टीला कहा जाता है, स्तूप टीला कहा जाता है, स्तूपों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा साक्ष्यों के बारे में देखें हम, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या है या साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से हमें? साक्ष्य तो बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता से। क्या प्राप्त हुआ है? बृहद स्नानागार। और जो बृहद स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। सार्वजनिक स्थल क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी जो है डुबकी लगाते होंगे, इसलिए सार्वजनिक स्थल है। जी किसी निजी व्यक्ति का नहीं रहा होगा इतना बड़ा जो है बृहद स्नानागार जो है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा होगा। यह सार्वजनिक रूप से यहाँ लोग स्नान करते होंगे या जो है उसमें डुबकी लगाते होंगे। ठीक है, तो इसके जो केंद्र में स्थित तो खुला प्रांगण है और उस प्रांगण के बीच में जो है जलकुंड या जलाशय है बृहद स्नानागार के। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये बृहद स्नानागार है। ठीक है, तो बृहद स्नानागार का जो फर्श है वो पक्की ईंटों से बना हुआ है। फर्श किससे बना हुआ है? बृहद स्नानागार का पक्की ईंटों से बना है। और उस फर्श और दीवारों की जो जुड़ाई है वो जिप्सम से की गई है। फर्श और दीवारों की जो जुड़ाई है वो किससे की गई है? जिप्सम से की गई है। फर्श फर्श पक्की ईंटों से बना है। ठीक है, फर्श किससे बना है? पक्की ईंटों से फर्श बना है। ठीक है, और फर्श और दीवारों की जुड़ाई जो है वो जिप्सम से की गई है, जबकि बाहरी दीवार पर बिटुमिन का प्लास्टर किया गया है। जो बाहरी दीवार है इसकी, जो बाहरी दीवार है ये, उस पर बिटुमिन का प्लास्टर किया गया है। तो बृहद स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। और इससे इसके प्रांगण में बीच में जो है जलकुंड या जलाशय है। जलाशय का जो फर्श है वो पक्की ईंटों से निर्मित है। फर्श और दीवारों की जो जुड़ाई है वो जिप्सम से की गई है, जबकि जो बाहरी दीवार है उस पर जो है बिटुमिन का प्लास्टर हमें मिलता है। ठीक, इसके अलावा देखें हम इस बृहद स्नानागार के बारे में, तो जो बृहद स्नानागार है वो बृहद स्नानागार है तो बृहद स्नानागार के उत्तर और दक्षिण दिशा में उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। उत्तर और दक्षिण दिशा में, जो उत्तर है ये दक्षिण है, तो उत्तर और दक्षिण दिशा में इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। और इसमें उतरने के लिए भी होती है सीढ़ियां और चढ़ने के लिए भी होती है। ठीक है, तो उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं इस बृहद स्नानागार में। और जब इसमें जो है स्नान कर लिया जाता था, डुबकी लगा ली जाती थी, तो इसके बाद में जो है या इससे पहले डुबकी लगाने से पहले कपड़े भी तो कहीं रखेंगे, तो कपड़े ऐसे ही नहीं जो फेंक दिए। ठीक है, हम लोग तो क्या करते थे, नदियों में नहाने जाते थे। तो गर्मियों में जाते हैं स्वाभाविक रूप से नदियों में नहाने, सर्दियों में कोई नहीं जाता। ठीक है, सर्दियों में तो घर में ही नहा ले वही बहुत है। तो चलते चलते कपड़े उतार गए और ये लगता था कि कौन वो जो है डुबकी लगावे। ठीक है कि नहीं, नदियों में। तो ये लोग जो है बगल में कपड़ों को सुरक्षित रखते थे। और बगल मतलब सीधा सा है कि कमरे बने हुए थे बगल में कपड़े बदलने के लिए, तो वहां पे कपड़े भी बदले जाते थे और कपड़े रखे भी जाते थे। और इसके अलावा देखें जो बृहद स्नानागार का कुल क्षेत्रफल है वो 54 × 32 वर्ग मीटर है। 54 × 32
वर्ग मीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, जबकि इसके भीतर जो तैरने का जो क्षेत्रफल है वो 14 इंटू 7.01 मीटर लंबा है। 14 इंटू 7.01 मीटर लंबा है और 7.10 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई कितनी है, इसकी जो लंबाई है वो 14 इंटू 7.01 मीटर इसकी जो लंबाई है। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 7.01 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है, 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई है, जबकि इसकी गहराई है वो 2.43 मीटर है। 2.43 मीटर है। बृहद स्नानागार को हम इस इतने विस्तृत रूप में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में सबसे प्रमुख जो है साक्ष्य है और यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, तो बृहद स्नानागार का जो कुल क्षेत्रफल है वो 54 इंटू 32 वर्ग मीटर है, जबकि इसके भीतर जो तैरने का जो क्षेत्रफल है वो 14 इंटू 7.01 मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 7.01 मीटर चौड़ा है ये और 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, और अब ये स्नानागार है और स्नानागार में ये पानी भरने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए यहाँ, तो पास में कुएं बनाए गए हैं। क्या बनाया गया है, कुएं बनाए गए हैं पास में, तो कुओं से जो है पानी इसमें भर दिया जाता था बृहद स्नानागार में। अब जैसे आजकल जो है स्विमिंग पूल देखते हैं अपन, तो स्विमिंग पूल में जो है पानी भर दिया जाता है, बात अलग है कि बोरवेल के द्वारा पानी भर दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर जो है मोहनजोदड़ो में जो बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है उसके पास में ही जो है कुएं प्राप्त हुए हैं, तो कुओं से जो है पानी भर दिया जाता था। अब पानी जो है गंदा हो गया, नहाने के बाद जो है डुबकी लगा ली तो जो है गंदा हो गया पानी, तो यहाँ दक्षिण पश्चिम दिशा में नाली बनी है। दक्षिण पश्चिम दिशा में क्या बना है, नाली बनी है, तो जिसके द्वारा इस पानी को जो है बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक, तो जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। किसने, जॉन मार्शल ने। तो जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसने कहा है, जॉन मार्शल ने। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत तो जो है मोहनजोदड़ो पढ़ रहे थे और मोहनजोदड़ो में एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है बृहद स्नानागार का। तो बृहद स्नानागार हमें कहाँ से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। जो बृहद स्नानागार है उसका जो फर्श है वो पक्की ईंटों से निर्मित है और फर्श और दीवारों की जो जुड़ाई है वो जिप्सम से की गई है, जबकि इसका जो बाहरी दीवार है उसमें बिटुमिनस प्लास्टर का प्रयोग किया गया है। इसका कुल क्षेत्रफल देखें हम तो 54 इंटू 32 वर्ग मीटर है, जबकि तैरने का जो क्षेत्रफल है वो 14 इंटू 7.01 मीटर लंबा है ये और 7.01 मीटर चौड़ा है, जबकि 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, और इसमें पानी भरने के लिए बगल बगल में कुएं निर्मित थे, उन कुओं से जो है इस बृहद स्नानागार में पानी भर दिया जाता था। बृहद स्नानागार के दक्षिण पश्चिम में जो है एक नाली थी, उस नाली के द्वारा उस गंदे पानी को जो है बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक, और जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। ठीक, तो यह बृहद स्नानागार के बारे में पढ़ लिया है। बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा जो स्नानागार था उस स्नानागार के पश्चिम में ही हमें अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो जो अगला साक्ष्य है वो अन्नागार है। तो स्नानागार के पश्चिम में हमें अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और जिसमें 27 प्रकोष्ठ हैं। कितने प्रकोष्ठ हैं उसमें, 27 प्रकोष्ठ हैं। मोहनजोदड़ो का जो सबसे विशाल इस इमारत है, मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल या सबसे जो बड़ी इमारत है वो अन्नागार है, जिसमें 27 प्रकोष्ठ बने। ठीक है, जो एक किले के अंदर स्थित थी, जो एक किले के अंदर स्थित थी। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हम देख रहे थे और मोहनजोदड़ो स्थल पढ़ रहे थे।
मोहनजोदड़ो से हमें अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और जो अन्नागार है वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। तो ये याद रखना है, मोहनजोदड़ो की क्या है, सबसे बड़ी इमारत क्या है, अन्नागार। वहीं अगर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत की बात करेंगे तो वो लोथल स्थित गोदीवाड़ा है या बंदरगाह है। गोदीवाड़ा मतलब डॉकयार्ड या बंदरगाह। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत है वो गोदीवाड़ा है या बंदरगाह है, जो कहाँ स्थित है, लोथल में स्थित है। ठीक। और जबकि मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वो अन्नागार है। अन्नागार में कितने प्रकोष्ठ हैं, 27 प्रकोष्ठ हैं। ठीक है, जो किले के अंदर स्थित है अन्नागार। इसके बाद में मोहनजोदड़ो से हमें सभागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो से हमें किसके प्राप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं, सभागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ से पुरोहित आवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, पुरोहित आवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके बाद में हमें यहाँ से कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो दोनों से ही हमें कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो। तो मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो से हमें कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। और जो मोहनजोदड़ो से कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है वो द्रवी मोम विधि से बनाई जाती थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम जब कभी धातु निर्मित मूर्तियों का निर्माण करते थे तो उन मूर्तियों का निर्माण द्रवी मोम विधि से किया जाता था। किस विधि से, द्रवी मोम विधि से। तो द्रवी मोम विधि से ही कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति भी बनाई गई थी। ठीक, जो 14 सेंटीमीटर ऊंची है। तो जिसकी ऊंचाई कितनी है उस मूर्ति की, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। इसके बाद में देखें हम तो कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति है। तो वो कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति देखने पर कैसी लग रही है, ऐसा लग रहा है वो नृत्य कला से संबंधित हो। तो इसलिए नाट्य कला या नृत्य कला के साक्ष्य भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। ठीक है, या इसके अलावा कई इतिहासकारों का अनुमान लगाया गया है कि वो जो कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति है वो अपने कमर पर हाथ रखे हुए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ देवदासी के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं हड़प्पा सभ्यता से। ठीक, कई लोग कह रहे हैं सर तो बताने में लगे हैं, याद हमें करना है। याद तो करना पड़ेगा, पेपर में पास होना है तो क्या करना पड़ेगा, याद तो करना ही पड़ेगा। और याद करने का एक ही तरीका है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सजान, और रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। क्या बोला, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सजान, और रसरी आवत जाते सल पर पड़त निशान। ठीक है, तो याद करने का एक ही तरीका है, बार बार पढ़ते रहो, बार बार देखते रहो, सब कुछ याद होगा। तो इसके बाद में हम देखें तो मोहनजोदड़ो से हमें सर्वाधिक मोहरें प्राप्त होती हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जितनी भी मोहरें प्राप्त हुई हैं उनमें सर्वाधिक मोहरें हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई हैं। जो कुल मोहरें प्राप्त हुई हैं उसका 68% मोहरें जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। तो मोहनजोदड़ो से हमें सर्वाधिक 68% मोहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा मोहरों में देखें तो क्या प्राप्त हुआ है, वृषभ मोहरें प्राप्त हुई है। वृषभ, वृषभ माने बैल, वृषभ माने क्या होता है, बैल। ठीक है, जो बैल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सबसे पूज्य पशु भी रहा है। ठीक है कि नहीं, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूज्य पशु बैल या कुवड़ वाला सांड है। तो मोरों के अंतर्गत पढ़ रहे थे हम, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। और लगभग 68% मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके अलावा हड़प्पा से भी मोहरें प्राप्त हुई हैं। वो हड़प्पा से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो 19% मोहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, मोहनजोदड़ो से। मोहरों के अंतर्गत तो मोहनजोदड़ो से वृषभ मोहरें प्राप्त हुई हैं या बैल की मोहरें प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा पशुपति शिव या आद्य शिव की मोहरें प्राप्त हुई हैं। पशुपति शिव
या आद्य शिव अंकित मोहरें भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। और मेसोपोटामिया की जो बड़ी बेलनाकार मोहर है, मेसोपोटामिया की बड़ी बेलनाकार मोहर भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। आप कहेंगे एक बेलनाकार मोहर लोथल से भी तो प्राप्त हो रही है, लोथल से क्या प्राप्त नहीं हो रही, हो रही है, लेकिन वो फारस की खाड़ी की छोटी बेलनाकार मोहर है। फारस की खाड़ी की छोटी बेलनाकार मोहर कहाँ से प्राप्त हो रही है, लोथल से। जबकि मेसोपोटामिया की बड़ी बेलनाकार मोहर कहाँ से प्राप्त हो रही है, मोहनजोदड़ो से। ठीक। इसके अलावा मोहर में अंकित नाव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो नाव या जहाज के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, मोहर पर अंकित नाव के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक सरंगी पशु अंकित चांदी की 2 मोहरें प्राप्त हो रही हैं। एक सरंगी पशु अंकित, एक सरंगी पशु अंकित चांदी की 2 मोहरें प्राप्त हो रही हैं, कहां से, मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा चांदी का कलश प्राप्त हो रहा है। तो एक सरंगी पशु अंकित चांदी की मोहरें प्राप्त हो रही है, चांदी का कलश प्राप्त हो रहा है। इसलिए विश्व में चांदी का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो यहीं से प्राप्त हो रहा है। विश्व में चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो रहा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो एक सरंगी पशु अंकित चांदी की 2 मोहरें, चांदी का कलश प्राप्त हो रहा है। इसलिए विश्व में चांदी का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहां से प्राप्त हो रहा है, वो यहीं से प्राप्त हो रहा है। ठीक। इसके अलावा तांबे की बनी तलवार कहां से प्राप्त हो रही है, तो मोहनजोदड़ो से तांबे की बनी तलवार भी प्राप्त हो रही है। और जो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो बहुत ही शांति प्रिय लोग थे, तो कहा जा सकता है कि जो किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा यह तलवार यहाँ लाई गई होगी। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास जो है तलवार या युद्ध कला संबंधी ज्ञान नहीं था। तो जो तांबे की मोहरें, हालांकि तांबे की मोहरें तो मिल रही है, तो याद, वो तांबे की तलवार तो मिल रही है, तो याद रखने के लिए तांबे की मोहरें कहाँ से प्राप्त हो रही है, सॉरी तांबे की तलवार, तो तांबे की तलवार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रही है। ठीक। शैल खड़ी से निर्मित, किससे निर्मित है, शैल खड़ी से। तो शैल खड़ी से निर्मित तिब्बतिया पैटर्न की शॉल ओढ़े हुए योगी का ऊपरी धड़ प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो जो शैल खड़ी से निर्मित है, तिब्बतिया पैटर्न की शॉल ओढ़े हुए, तिब्बतिया पैटर्न की शॉल ओढ़े हुए योगी की मूर्ति का ऊपरी धड़ प्राप्त हुआ है, कहां से, मोहनजोदड़ो से। ठीक। इसके अलावा हड्डी की सुइयां प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से, हड्डी की सुइयां प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से। और के यू आर कैनेडी के अनुसार यहाँ से मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो मलेरिया के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, मोहनजोदड़ो से। ठीक। इसके अलावा कृत्रिम बांध के साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमें। कृत्रिम, कृत्रिम तो जानते हो, मानव निर्मित। कृत्रिम का अर्थ क्या होता है, मानव निर्मित। जबकि प्राकृतिक का मतलब प्रकृति द्वारा ही निर्मित हो, उसे प्राकृतिक कहा जाता है। तो कृत्रिम बांध के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो फसलें भी करते थे, कृषि भी करते थे। तो कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी, इसलिए वह बांधों का निर्माण करते थे। तो इसलिए मोहनजोदड़ो से हमें एक विशाल बांध के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक। और जब विशाल बांध के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं तो कई बार संभावना होती थी कि वो बांध टूटते भी थे, आज भी टूटते हैं बांध। ठीक है क्या। तो बाढ़ के कारण मोहनजोदड़ो 7 बार उजड़ा और पुनः बसा। बाढ़ के कारण, किसके कारण, बाढ़ के कारण। बाढ़ के कारण कैसे, कैसे कह सकते हैं हम कि बाढ़ के कारण जो है मोहनजोदड़ो 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा। क्योंकि जब बाढ़ आती है ना तो नदियां अपने साथ अवसाद बिछाकर लाती हैं। और मान लीजिए एक बार बाढ़ आई तो नदियां जो अवसाद बिछा गए, उसके बाद में जो है दूसरी बार जो है बाढ़ आई, उसके बाद बिछा दी, ऐसे ही जो है लगातार 7 बार बिछाती जाएगी नदियां अवसाद।
तो वहां से हमें मोहनजोदड़ो से अवसाद की 7 परतें प्राप्त हुई हैं। अवसाद की कितनी परतें प्राप्त हुई हैं? 7 परतें प्राप्त हुई हैं। तो इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है वो बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा और पुनः 7 बार बसा था। ठीक। इसके अलावा देखें हम तो सूती वस्त्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो सूती वस्त्र का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा नई खोज में जो है हड़प्पा से भी अब सूती वस्त्र का साक्ष्य प्राप्त हो गया है हमें। तो सूती वस्त्र का साक्ष्य हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ है और मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से जो घर प्राप्त हुए हैं उन प्रत्येक घरों में कुएं और शौचालय के साक्ष्य प्राप्त हुए हमें। मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घरों से हमें कुएं और शौचालय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है? घर घर कुएं भी मिले हैं और शौचालय के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। इसके अलावा पक्की सड़कें बनाने तथा जो राजपथ की जो चौड़ाई है सड़कों की वो 10-10 मीटर तक चौड़ी होती थी। राजपथ की सड़कें कहीं कहीं मोहनजोदड़ो से हमें 33 मीटर तक की सड़कें भी प्राप्त हुई हैं। 33 मीटर चौड़ी चौड़ी सड़कें। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी चौड़ी जो है सड़कें होती थी। ठीक। तो मोहनजोदड़ो से हमें पक्की सड़कों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो पक्की सड़कों के साक्ष्य केवल मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होते हैं। नहीं तो जो है प्राय जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सड़कें थी वो कच्ची ही बनाई जाती थी। तो कच्ची सड़कें प्राप्त होती है हमें सिंधु घाटी सभ्यता से, किंतु हमें मोहनजोदड़ो से पक्की सड़कों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा देखें तो मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अलावा हाथी का कपाल खंड प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। राज मुद्रांक प्राप्त हुआ है और कुंभकारों के 6 भट्टे मिले हैं। कुंभकारों के 6 भट्टे कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। गीली मिट्टी पर दिए का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। और सीप के बांट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सीप के बांट, सीप क्या होता है? शंख। तो सीप या शंख के बांट के साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमें मोहनजोदड़ो से। तो इसके अलावा उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी, उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी। गले हुए तांबे का ढेर भी प्राप्त हुआ है। गले हुए तांबे का ढेर भी प्राप्त हुआ है। तांबे का प्रयोग तो कर ही रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो मोहनजोदड़ो से हमें गले हुए तांबे का ढेर भी प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ी ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे बड़ी ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं सबसे बड़ी ईंटों के साक्ष्य। मिट्टी के बने तराजू का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मिट्टी के बने तराजू, ये तराजू बन गया बढ़िया अपने। तो मिट्टी का तराजू मिल गया और शंख के बांट मिल गए हैं। शंख या सीप के बांट। एक तरफ जो है क्या रखें बताओ? सेब रख लें, तो एक तरफ सेब रख दी और एक तरफ जो है बांट रख दी। ठीक है। तो मिट्टी का तराजू मिला है और सीप के बांट मिले हैं मोहनजोदड़ो से। और 20 स्तंभों वाला बड़ा भवन मिला है। 20 स्तंभों वाला बड़ा भवन मिला है, या 20 स्तंभों वाला बड़ा बड़ा भवन मिला है हमें। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। जिसकी जो है जो क्षेत्रफल देखें तो 27x27 मीटर है। तो 20 स्तंभों वाला बड़ा कमरा मिला है और जिसका क्षेत्रफल कितना है? 27x27 मीटर। इसके अलावा एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया है। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया है। काम जो मुद्रा प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें एक व्यक्ति है वो एक बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी की बनी आकृति प्राप्त कहाँ से? मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति कहाँ से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से। अब जो
इस घोड़े के संबंध में देखें हम कि घोड़े से संबंधित साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें। तो मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ था, अभी बताया था मैंने, मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति प्राप्त हुई है। इसके अलावा लोथल से घोड़े की 3 मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, 3। और मृण मूर्तियों का अर्थ तो होता ही मिट्टी की मूर्तियां हैं, मिट्टी की मूर्ति, ठीक है। तो घोड़े जो घोड़े की आकृति वाली जो मिट्टी की मूर्ति है वो एक कहाँ से मिली है, वो मोहनजोदड़ो से। और घोड़े की 3 मृण मूर्तियां कहाँ से मिली है, लोथल से। और सुरकोतड़ा से घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सुरकोतड़ा से घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अस्थियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सुरकोतड़ा से। जबकि राणा गुंडई से हमें घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं। तो राणा गुंडई से हमें घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं, ठीक। तो घोड़े के संबंध में हमने फैक्ट देख लिए। तो मिट्टी की आकृति युक्त घोड़े की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से, ठीक। घोड़े की 3 मृण मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं, लोथल से। घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं, सुरकोतड़ा से, ठीक। और घोड़े के दांत कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो राणा गुंडई से। इसके अलावा देखें तो मोहनजोदड़ो से हमें कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला है, ठीक है। अभी हमने हड़प्पा स्थल के बारे में जाना था कि हड़प्पा से 2 कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक कब्रिस्तान R37 था, एक कब्रिस्तान एस था। लेकिन मोहनजोदड़ो से हमें कोई भी कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। और जब मोहनजोदड़ो में लिपि है, लिपि तो प्राप्त हुई है हमें मोहनजोदड़ो से, वो सॉरी सभी जगह से मिली है लिपि, तो मोहरों में लिपि का ही प्रयोग हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जब देखते हैं हम, लिपि तो है ही, तो उसके लिए जो लिपि का ज्ञान है, तो उसके लिए किसी ना किसी विद्यालय या स्कूल की व्यवस्था रही होगी। तो मोहनजोदड़ो से हमें एक ऐसा भवन मिला है जिसकी कल्पना हम महाविद्यालय से कर सकते हैं या विद्यालय से कर सकते हैं, तो ठीक है। तो मोहनजोदड़ो स्थित भवन की कल्पना है वो महाविद्यालय के रूप में की गई है, ठीक। तो इस प्रकार से हमने आज सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण स्थल पढ़ लिए हैं, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। एक बार रिवीजन के तौर पर देखते हैं क्या क्या प्राप्त हुआ है हड़प्पा। तो जो सबसे पहले हड़प्पा के बारे में स्थिति देखें तो जो हड़प्पा कहाँ है, तो हड़प्पा पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ साहिवाल या मोंटगोमरी जिला है, ठीक है। और रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है ये हड़प्पा, ठीक। हड़प्पा की खोज या उत्खनन की बात करें तो दयाराम साहनी ने 1921 में खोज और उत्खनन किया था। इसके बाद में जो है माधव स्वरूप बस से इससे जुड़ जाते हैं। और इसका अन्य नाम देखें हड़प्पा का तो अर्ध औद्योगिक नगर है और तोरण द्वार का नगर। हड़प्पा सभ्यता है वो इस सभ्यता के अंतर्गत प्रकाश में आने वाला प्रथम स्थल है, इसलिए यह है हड़प्पा सभ्यता का, जो हड़प्पा है वो इस सभ्यता का प्रथम उत्खनित स्थल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर है हड़प्पा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन है, वो मोहनजोदड़ो है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर है हड़प्पा। इसके अलावा 18 वृत्ताकार चबूतरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो माउंट एफ टीले से प्राप्त हुए हैं। 18 वृत्ताकार चबूतरों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। और 6 2 पंक्तियों में हमें अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 15 इकाइयों में हमें श्रमिक आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जब यहाँ 18 वृत्ताकार चबूतरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यहाँ से जो है क्या प्राप्त हुआ है, इन चबूतरों के पास में गेहूं है, जौ है, तिल है, तरबूज आदि के बीज प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें हम तो 16 ताम्र भट्टियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ताम्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुआ है और तांबे का पैमाना प्राप्त हुआ है यहाँ से, और तांबे की मानव आकृति भी प्राप्त हुई है हड़प्पा से। और क्या प्राप्त हुआ है हड़प्पा से, तो हड़प्पा से कांसे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है, ठीक है। और जो कांसे की इक्का गाड़ी है वो हड़प्पा के साथ साथ चनूदड़ों से भी प्राप्त होती है। और इसके अलावा कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ है। इसके अलावा क्या प्राप्त हुआ है, कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ है। इसके अलावा सोने का कंगन प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। सोने के मनके बनाने वाला सोने के मनके वाला गले का हार प्राप्त हुआ है, ठीक है। सोने के मनके वाला गले का हार कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से।
स्लेटी चूने पत्थर की जो स्लेटी चूने पत्थर से निर्मित नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है। स्लेटी चूने पत्थर से निर्मित नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से प्राप्त हुई है। इसके अलावा पृथ्वी की देवी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कहाँ से? हड़प्पा से। और स्वास्थ्य एवं चक्र का साक्ष्य प्राप्त होता है हड़प्पा से। इसके अलावा जो है शंख का बना बैल प्राप्त होता है। माउंट एबी टीला प्राप्त होता है। कब्रिस्तान R37 और कब्रिस्तान H प्राप्त होता है कहाँ से? हड़प्पा से। और नई खोज जो हुई है उसमें हड़प्पा से भी सूती कपड़े का साक्ष्य प्राप्त होता है। पहले हम जो है मोहनजोदड़ो से पढ़ते थे कि सूती कपड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, किंतु जो नई खोज में हड़प्पा से भी हमें सूती कपड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसलिए सूती कपड़े का जो साक्ष्य है वो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा से भी मिला है और मोहनजोदड़ो से भी मिला है। इसके बाद में जो है मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान के पंजाब जो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसमें लरकाना जिला है, वहाँ स्थित है। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसकी जो खोज और उत्खनन है वो राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। इसके जो नाम है वो आध्यात्मिक नगर है, स्तूप टीला है, स्तूपों का शहर है, रेगिस्तान का बगीचा है, नखलिस्तान है, ठीक है। और रेगिस्तान जो सिंध का बाग है वो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए अनुष्ठानिक केंद्र है इसका जो नाम है। इसके बाद देखें हम तो बृहद स्नानागार की बात करें। बृहद स्नानागार तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें बृहद स्नानागार मिला है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा नगर है वो मोहनजोदड़ो ही है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व निर्मित बौद्ध स्तूप तथा कनिष्क निर्मित चैत्य स्तूप के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से सभागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यहाँ से पुरोहित आवास का साक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक है। और यहाँ से हमें कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है। नाट्य कला का साक्ष्य प्राप्त होता है। सर्वाधिक मोहरें भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है, लगभग 68% मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहरों में वृषभ की मोहरें या बैल की मोहरें प्राप्त हुई है, ठीक है। पशुपति शिव अंकित मोहर प्राप्त होती है। मेसोपोटामिया की बड़ी बेलनाकार मोहर प्राप्त होती है यहाँ से, ठीक है। और जो है एक सरंगी पशु अंकित चांदी की 2 मोहरें प्राप्त होती हैं। मोहर में अंकित नाभ का साक्ष्य प्राप्त होता है। एक सरंगी पशु अंकित चांदी की 2 मोहरें, चांदी का कलश प्राप्त होता है। तो एक सरंगी पशु अंकित चांदी की 2 मोहरें और चांदी का कलश, इसलिए जो है हड़प्पा सभ्यता से हमें विश्व विश्व में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता से हमें विश्व में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा तांबे की बनी तलवार प्राप्त होती है, जो अनुमान लगाया जा सकता है किसी बाहरी व्यक्ति की रही होगी, तो संभवतः है, लेकिन जो कहा जा सकता है वो सिंधु सभ्यता के लोगों को तलवार के बारे में जानकारी नहीं थी, या कहें तलवार का ज्ञान नहीं था, ठीक। इसके अलावा शैल खड़ी से निर्मित तिब्बतिया पैटर्न की शॉल ओढ़े हुए योगी की मूर्ति का ऊपरी धड़ प्राप्त हुआ है। और हड्डी की सुइयां प्राप्त हुई हैं। KUR कैनेडी के अनुसार मलेरिया का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कृत्रिम बांध के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और बाढ़ के कारण यह जो मोहनजोदड़ो शहर है वो 7 बार उजड़ा और पुनः बसा है। सूती वस्त्र का साक्ष्य प्राप्त होता है यहाँ से, ठीक है। घर घर कुएं और शौचालय के साक्ष्य प्राप्त होते हैं मोहनजोदड़ो से। पक्की सड़क बनाने तथा 10 मीटर चौड़े राजपथ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त होती है। हाथी का कपाल खंड प्राप्त होता है। राज मुद्रांक प्राप्त होता है। और कुंभकारों के 6 भट्टों के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। गीली मिट्टी पर दिए के साक्ष्य मिले हैं और सीप या शंख के बांट मिले हैं यहाँ से मोहनजोदड़ो से। उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी मिली है और गले हुए तांबे का ढेर मिला है यहाँ से। गले हुए तांबे का ढेर मिला है। और सबसे बड़ी ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं मोहनजोदड़ो से। मिट्टी का बना तराजू भी मिला है। 20 स्तंभों वाला बड़ा कमरा मिला है। 20 स्तंभों वाला एक बड़ा कमरा मिला है जिसका क्षेत्रफल 27 × 27 मीटर है। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति को बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया है। और इसके अलावा मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति भी मिली है मोहनजोदड़ो से। और घोड़े से संबंधित देखें तो मोहनजोदड़ो से हमें मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति मिली है, ठीक है। लोथल से हमें घोड़े की 3 मृण मूर्तियां मिली हैं। सुरकोटड़ा से हमें घोड़े की अस्थियां मिली हैं। और जो है घोड़े के दांत हमें राणा गुंडई से मिले हैं। तो घोड़े के दांत हमें राणा गुंडई से।
इसके अलावा मोहनजोदड़ो से हमें कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला है, ठीक है, याद रखना है आपको। और इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक ऐसा भवन मिला है जिसकी कल्पना एक महाविद्यालय के रूप में की गई है। तो दोस्तों आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में जो है हड़प्पा पढ़ लिया है, मोहनजोदड़ो पढ़ लिया है, और अंत में यही कहूंगा, दबा के पढ़ो मस्त एकदम होकर, ठीक है, निश्चित ही सफलता मिलेगी, ठीक है। और आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगी जरूर। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।